बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में एक औरत रहती थी जो बहुत ज्यादा कंजूस थी। अब हमारे दोनों बेटे बड़े हो गए और कमाने भी लगे, क्यों ना अजय की शादी करा दी जाए। फिर उसके बाद विजय की शादी भी तो करानी है। आप भी कमाल करते हो। भला दोनों बेटों की शादी करने की क्या जरूरत है? बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इन दोनों में से किसी एक की शादी कर देते हैं, दोनों लोग काम चला लेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मेरे कहने का मतलब है कि शादी क्यों की जाती है? ताकि बहू घर का काम करे, अपनी पति के लिए सुबह सुबह टिफिन बना कर दे, तो हमारी एक बहू ही दोनों लोगों के सारे काम कर दिया करेगी। कुछ ही दिनों बाद उसने अपने दोनों बेटों की शादी एक लड़की से करा दी जिसका नाम था आराध्या। पहली रसोई वाले दिन आराध्या किचन में कुछ बना रही थी। मेरी बहू क्या बनाने जा रही हो? सासू माँ, आज हमारी पहली रसोई है तो मैं खीर और गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। अरे इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, या तो खीर बना लो और या फिर गाजर का हलवा। ये तो और भी अच्छी बात है सासू माँ, मेहनत कम करनी पड़ेगी। ये लो 2 गाजर, इन्हीं 2 गाजर से जितना हलवा बन जाए बना देना। रुको, मैं तुम्हें दूध भी दे देती हूँ। उसकी सास ने एक छोटा सा गिलास दूध निकाल कर बड़े बर्तन में डाला, फिर उसमें ढेर सारा पानी मिला दिया। ये रहा दूध, और उसमें चीनी ज्यादा मत डालना। ये लो 4-5 टॉफी मेरे पास है, पड़ोस के बच्चे से छीन ली मैंने, इसमें डाल देना, बड़ा मजा आएगा। इतना कहकर उसकी सासू माँ किचन से बाहर चली गई, लेकिन दूर से नजर बनाए रखी कि कहीं उसकी बहू कुछ ज्यादा तो नहीं बना रही। मेरी सास तो बहुत ज्यादा ही कंजूस है। चलो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, इसी बहाने हमें बहुत कम खाना बनाना पड़ेगा। किसी तरह आराध्या ने गाजर का हलवा बनाया और पूरे परिवार को परोस दिया। सभी खाने की टेबल पर थे। विजय, ये सब माँ की करामात है। गाजर का हलवा तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। इसमें दूध कम था, चीनी कम थी, फिर भी इतना गजब बना है। ये कैसे किया तुम दोनों ने? मुझे बचपन से खाना बनाने का बहुत शौक है ससुर जी। मुझे जितना भी सामान मिल जाए उतने में ही स्वादिष्ट खाना बना लेती हूँ। सबने हलवा खा लिया, लेकिन आराध्या के लिए बिल्कुल भी हलवा नहीं बचा। चलो कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ टेस्ट था मेरा, इसलिए शायद सासू माँ ने इतना कम हलवा बनवाया मुझसे। शाम को जब खाना बनाने की बारी आई तब एक बार फिर से उसकी सास किचन में घुस गई। अब क्या बनाने जा रही हो बहू? सासू माँ, मैं तो बस आपका ही इंतजार कर रही थी। काफी समझदार हो गई हो तुम। ये लो 2 आलू, 1 टमाटर, आधा प्याज और ये रहा आटा। इसमें जो भी बन पाता है बना दो। आराध्या ने खाना बनाया और सभी ने खाना खा लिया, पर आराध्या के लिए किचन में कुछ भी नहीं बचा खाने को। सासू माँ, मेरे लिए तो खाना बचा ही नहीं, मैं दोबारा बना लेती हूँ। नहीं नहीं बहू, ये ले, मेरे पास 1 रोटी और थोड़ी सब्जी बची है, यही खाकर सो जा। लेकिन सासू माँ, सिर्फ 1 रोटी खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। 1 रोटी जिंदा रहने के लिए बहुत है। तो इस तरह उस रात आराध्या सिर्फ 1 रोटी और सब्जी खाकर सो गई। आराध्या को उस घर में एक कमरा मिला था जिसमें वो अकेले सोती थी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये घर है या फिर कोई नौटंकी खाना। पहले तो मेरी अपने दोनों बेटों से शादी कर दी और उसके बाद मुझे अकेले ही सोना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि मुझे ब्याह कर लाए हैं या कोई नौकरानी। अगली सुबह जब आराध्या अपने बाथरूम में नहाने के लिए गई तब उसने देखा कि टोटी से पानी ही नहीं निकल रहा था। सासू माँ, मेरे बाथरूम में तो पानी ही नहीं आ रहा है। मेरे बाथरूम में जा, बाल्टी में पानी रखा हुआ है, वो ले ले। तेरे बाथरूम का पानी मैंने ही बंद करवाया है। आराध्या जब अपनी सास के बाथरूम में गई तो उसने देखा कि आधी बाल्टी पानी का रखा हुआ था। आधी बाल्टी पानी लेकर वो अपने बाथरूम में चली गई। सासू माँ तो हद से ज्यादा कंजूस निकली, और सबसे ज्यादा कंजूसी मेरे साथ ही करती है और किसी के साथ नहीं। इसी तरह आराध्या की सास उसके साथ बहुत कंजूसी करती थी। ना ही वो अपनी बहू को खाने के लिए भरपूर खाना देती थी और ना ही नहाने के लिए पानी। कई महीनों तक ये सब चलता रहा। विजय, आज हम दोनों को पार्टी में जाना है। सब हमारी पत्नी से मिलना चाहते हैं। अजय और विजय ने आराध्या को बुलाया। खाना भरपूर मात्रा में ना मिलने की वजह से वो बहुत कमजोर और पतली हो चुकी थी। आराध्या, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में चलना है। थोड़ी देर बाद आराध्या तैयार होकर आ गई। आराध्या, पार्टी का नाम सुनते ही दुनिया की सारी लड़कियां घंटों तक मेकअप किया करती हैं। तुमने तो सिर्फ कपड़े बदल लिए, मेकअप किया ही नहीं। क्या बताऊं मैं आपको, सासू माँ ने मेकअप के नाम पर एक छोटा सा पाउडर दे दिया है, बस वही लगा लिया मैंने। माँ तो अब मेकअप में भी कंजूसी करने लगी। खैर, माँ से तो हम कुछ कह नहीं सकते, तुम चलो हमारे साथ। अजय और विजय अपनी पत्नी आराध्या को लेकर पार्टी में पहुंच गए। क्या बात है अजय, भाभी जी तो 0 फिगर की हैं। भाभी जी, लगता है आप कुछ खाती पीती नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, जिंदा रहने के लिए जितना खाना जरूरी होता है उतना मेरी सासू माँ मुझे दे देती है। यार विजय, अजय भैया तो अपनी पत्नी को लेकर आ गए, तू अपनी बीवी को लेकर नहीं आया। ये सामने खड़ी तो है मेरी बीवी, लेकिन ये तो अजय भैया की पत्नी है ना। आराध्या हम दोनों की पत्नी है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगे
इसीलिए अजय विजय आराध्या को लेकर घर वापस आ गए। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची वैसे ही वो बेहोश हो गई। माँ, पिताजी, मैं डॉक्टर को बुला लूं? डॉक्टर बुलाने की क्या जरूरत है? अगर डॉक्टर को बुलाएंगे तो बहुत फीस लेगा। तू ऐसा कर, किसी कंपाउंडर को ही बुला ले। इतने में वहां पर आराध्या का ससुर आ गया। तुम अपनी बहू के साथ रसोई घर में कंजूसी करती हो, पानी देने में कंजूसी करती हो, हर चीज में कंजूसी करती हो। वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसकी जान के साथ तो कम से कम कंजूसी मत करो। बेटा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी देर बाद वहां पर डॉक्टर आ गए। आपकी बहू को कोई बीमारी तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतनी पतली कैसे? इसके शरीर में तो बिल्कुल जान ही नहीं बची है। आप लोग अपनी बहू को खाना नहीं खिलाते क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने आराध्या को इंजेक्शन लगाया और उसे दवाई देकर वहां से चले गए। अब आराध्या को चलने में भी परेशानी हो रही थी। वो बिस्तर से जैसे ही उठती वैसे ही वो धड़ाम से गिर जाती। लगता है अब इसे खाना ज्यादा खिलाना होगा। 1 हफ्ते से बिस्तर पर पड़ी हुई है। तब से ना ही मेरे बेटों को टाइम पर टिफिन मिल पाता है, ना ही हमें टाइम पर चाय मिल पाती है। आराध्या की वजह से घर का सारा काम रुक गया था। इसलिए उसकी सास ने अपने हाथों से आराध्या को जूस और खाना खिलाना शुरू किया। 15 दिन तक भरपूर मात्रा में खाना और जूस पीने से वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। बहू, आज के बाद रसोई में मैं तेरे साथ कोई भी कंजूसी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर तुझे कुछ हो जाता तो दुनिया मुझे ही ताने मारती। इतने में वहां पर अजय विजय के दोस्त कुछ पुलिस वालों के साथ आ गए। देखिए, मैं खबर मिली है कि आज के जमाने में भी अपने दोनों बेटों की शादी एक लड़की से आपने करा दी है। ये कानूनन अपराध है। अजय विजय सारी बात समझ गए। इंस्पेक्टर साहब, सब मेरी ही गलती है। मैंने सोचा दोनों बेटों की शादी करने की क्या जरूरत है, खर्चा डबल होगा। जब सारा काम एक बहू ही कर सकती है तो 2 बहू लाने की क्या जरूरत? बहू सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती। जब आप ब्याह कर इस घर में आई होंगी तो क्या आप सिर्फ काम करने के लिए आई थी? अगर सिर्फ काम करने के लिए आप आई होती तो आपके दोनों बेटे नहीं होते। एक ही कमरे में 2 भाई और एक पत्नी, सुनते हुए भी कितना गंदा लगता है। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, बहू को हमने अपना अलग कमरा दे रखा है। वो आज तक हमारे बेटों के कमरे में उनके साथ नहीं सोई। इंस्पेक्टर साहब, सासू माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। इस तरह की शादी तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी। अब आराध्या की शादी अजय के साथ कर दी गई और दोनों एक कमरे में रहने लगे। इतनी सारी घटनाएं हो जाने के बाद उसकी सासू माँ ने अब सारी कंजूसी करना भी बंद कर दिया। कुछ सालों बाद विजय की भी शादी किसी दूसरी लड़की के साथ कर दी गई और वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। रीना, हमेशा खुश रहना बेटी, और अपने घर परिवार को भी हमेशा खुश रखना। हाँ माँ, पर आप और पापा भी अपना ख्याल रखना। अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ आप दोनों का ध्यान रखने के लिए। इतना कहकर रीना अपनी माँ के गले लगी और फिर अपने पति राजेश के साथ अपने ससुराल जाने के लिए मुड़ गई। वैसे तो रीना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, मगर परिवार की माली हालत कमजोर होने की वजह से रीना ने बड़ी मुश्किलें देखी थी। लेकिन ससुराल जाकर अब सब कुछ बदलने वाला था। अब माँ जी, इतनी सारी साड़ियाँ और ये सारा मेकअप का सामान, ये सब बहुत ज्यादा नहीं है क्या? अरे तुम हमारे परिवार की इकलौती बहू हो, तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे? सब तुम्हारे लिए ही है। जी भर के पहनो और खूब सज सवर कर रहो। बाकी कुछ और भी चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे कहना, ठीक है? कमाल है, ये लोग कितना फिजूल खर्च करते हैं। मेरा काम तो इससे आधे सामान में भी चल जाता। चलो कोई बात नहीं, अब ले आए हैं तो रख लेती हूँ, लेकिन इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से ही करूंगी। ऐसा सोचकर रीना ने सारा सामान उठाकर अलमारियों में संभाल दिया। दिन बीतते गए और रीना ने बहुत कम समय में ही सबके दिलों में अपने लिए जगह बना ली। और फिर एक दिन, राजेश, ले बेटा, मैंने सारे सामान की लिस्ट बना दी है। सारा सामान शाम से पहले ले आना, और हाँ, छज्जू हलवाई को भी बोल देना कल समय से आने को। ठीक है माँ, मैं सब संभाल लूंगा। माँ जी, ये क्या इतनी लंबी लिस्ट? अब घर में कोई दावत होने वाली है क्या? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही समझ लो। वो क्या है ना कि हमारे घर का रिवाज है, हर शुभ काम के बाद गरीबों को खाना खिलाया जाता है। सोचा तो ये था कि तुम्हारी और राजेश की शादी के तुरंत बाद ये भोज रखेंगे, लेकिन उस वक्त फुर्सत ही नहीं हो पाई। लेकिन अब जब सारे काम निपट गए हैं तो सोचा कि ये काम भी निपटा ले। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर इतना सब कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। और ये पनीर और गुलाब जामुन मंगवाने की क्या जरूरत है? अब गरीबों को ही खिलाना है ना खाना, तो उन्हें तो कुछ सस्ता भी खिला देंगे तो भी चलेगा। नहीं बेटा, ये तो पुण्य का काम है, इसमें कंजूसी करना ठीक बात नहीं। और वैसे भी हमें किस बात की कमी है? कमी अभी नहीं है, पर अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन जरूर हो जाएगी। माँ जी माफ कीजिए, अब अगर आपको बुरा न लगे तो क्या इस बार मैं सब कुछ संभाल लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, वैसे भी आगे तो तुम्हें ही सब संभालना है, तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तुम और राजेश मिलकर सब संभाल लेना, बाकी मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बताना। कांता को रीना की समझदारी पर कोई शक नहीं था।
वो यही समझती थी कि रीना को सोच समझकर खर्च करने की आदत है, जो कि उसके हिसाब से भी एक अच्छी आदत ही थी। लेकिन फिर भोज वाले दिन, रीना ये क्या है, बस इतने से लोग बुलाए तुमने? चलो कोई बात नहीं, अब अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम के लिए कब चलना है, और वहाँ ले जाने के लिए खाना तो तैयार है ना? नहीं माँ जी, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो होना था हो गया। पूरे 11 गरीब बुलाए थे मैंने और सबको भरपेट खिचड़ी खिलाकर भेजा है। हैं? पर बेटा हमारे यहाँ तो माँ जी, यहाँ जो होता आया है जरूरी नहीं कि आगे भी होता रहे। मैंने सब देख और समझ लिया है। आपने पापा जी की सारी कमाई हमेशा ऐसे ही बर्बाद की है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरे पति कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, इसलिए नहीं कि ऐसे ही ढेर सारे भिखमंगों को मेवा मिष्ठान खिलाते रहे। ये पहली बार था, तो आपका मन रखने के लिए मैंने ये सब कुछ कर भी दिया, पर आगे से फिर कभी ये ड्रामा नहीं होगा, साफ साफ बता रही हूँ आपको। अरे ये क्या बोल रही हो रीना, बहुत गलत सोच है तुम्हारी। मानती हूँ कि फिजूल खर्च ठीक बात नहीं है, लेकिन गरीबों को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है बेटा। भूखे पेट से निकली दुआओं से घर में सुख समृद्धि आती है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनता है। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ना बिगड़े, इसीलिए तो मैं ये सब फालतू खर्च रोक रही हूँ माँ जी। आपको कोई अंदाजा नहीं है, जिस तरह चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, कमाई नहीं बढ़ रही, तो आगे सब अच्छे से चलता रहे उसके लिए हमें अभी से सोच समझ कर चलना होगा। कांता को रीना का ये व्यवहार और उसकी सोच सही नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो चुप ही रही। हालांकि रीना के पति राजेश ने उसे 1-2 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब रीना नहीं मानी तो उसने भी हथियार डाल दिए और अब घर में सब कुछ रीना के हिसाब से ही चलने लगा। रीना, मैंने तुमसे कहा था ना आज कुछ अच्छा बनाने के लिए, और तुमने ये बनाया खाने में। मेरे दोस्त क्या सोच रहे होंगे? सब कितने मन से तुम्हारे हाथों का खाना खाने आए थे। अरे वो आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे तो समय जरा कम था। इसमें भी गलती तुम्हारी है। घर के बाकी कामों के लिए अच्छी भली नौकरानी लगी थी, क्या जरूरत थी उसे काम से हटाने की? मैं देख रहा हूँ सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो, न अपने लिए समय है तुम्हारे पास और न मेरे लिए। आप भी न कमाल हो, एक तो नौकरानी को हटाकर मैंने आपके पैसे बचाए हैं, ऊपर से आप मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। और खाने का क्या है, रोज ही तो खाना है, फिर क्या अच्छा और क्या बुरा। रीना की कंजूसी वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी और उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं दिख रहा था। इस तरह पैसे बचाकर रीना बहुत खुश थी। हालांकि इस सब में एक खुशी थी जो चाहकर रीना हासिल नहीं कर पा रही थी। पर मैम ऐसा कैसे हो सकता है? आप बोल रही है कि हम दोनों में से किसी में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ? देखिए मैं सारे जरूरी टेस्ट करवा चुकी हूँ, सब कुछ ठीक है, तो मैं फिलहाल यही कह सकती हूँ कि आप भगवान की मर्जी का इंतजार कीजिए। शादी को 5 साल बीतने के बाद भी रीना की गोद नहीं भर पाई थी और इस बात की तकलीफ अब रीना को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ना इलाज काम आ रहा था और ना ही कोई ईश्वर से प्रार्थना का फल मिल रहा था। नतीजा ये कि अब रीना बहुत उदास रहने लगी थी और ये देखकर कांता को भी बहुत बुरा लग रहा था। रीना तुम परेशान मत हो, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक होगा। नहीं माँ जी, कुछ ठीक नहीं होगा। पता नहीं भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं। शादी से इतनी मुसीबतें देखी वो कम थी क्या, जो अब शादी के बाद बेऔलाद होने का दुख लिख दिया भगवान ने मेरे नसीब में। नहीं रीना, ऐसे नहीं बोलते। देखो मैं जानती हूँ कि वैसे तो तुम्हें इस सब में विश्वास नहीं है, लेकिन बेटा बस एक बार मेरे कहने पर तुम मेरे साथ हमारे कुल गुरुजी के पास चलो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस समस्या का हल जरूर बता सकेंगे। रीना इस वक्त हिम्मत हार चुकी थी, तो उसके पास अपनी सास की बात मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वो कांता के साथ कुल गुरुजी के पास गई, जो कि रीना के बारे में सब कुछ पहले से जानते थे। बेटी, ये सत्य है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन मुश्किल वक्त की तकलीफों का दर्द तुम जीवन भर अपने साथ लेकर चलो। जी भर के खुशियाँ बांटो और फिर देखना ईश्वर तुम्हें तुम्हारी खुशी अवश्य देंगे। जी मैं कुछ समझी नहीं, क्या करना होगा मुझे? कुछ खास नहीं, बस अब से लेकर पूरे 3 महीनों तक हर रोज 5 गरीबों को भोजन कराओ और ध्यान रहे भोजन ऐसे करवाना जैसे साक्षात ईश्वर तुम्हारे घर पधारे हों और तुम उन्हें भोज करा रही हो। क्या पूरे 3 महीनों तक? लेकिन इससे क्या होगा? ये तो बस रीना आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही कांता ने उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया। सच यही था कि रीना को ये सब फालतू खर्च लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे कुलगुरुजी की बात माननी ही पड़ी। शुरू में रीना को ये गरीबों को खाना खिलाने में बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे ये सब करके अच्छा महसूस होने लगा और वो बड़ी श्रद्धा और खुशी से अपने हाथों से गरीबों को खिलाने के लिए बढ़िया खाना बनाने लगी। और फिर एक दिन, मुबारक हो रीना जी, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर के ये शब्द मानो रीना के लिए किसी अमृत से कम नहीं थे। उसकी आंखों से फौरन आंसू बहने लगे।